एवरीबॉडी वेलकम बैक। आज की इस वीडियो को सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और सिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन। जो इकोसिस्टम जो वर्ड था ना, वो टेंसले के द्वारा 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब उन्होंने बताया है कि सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन, कि इसमें क्या होता है कि ऑल लिविंग और नॉन लिविंग जो फैक्टर्स होते हैं वो आपस में इंटीग्रेट होके, मतलब कि प्लस, मतलब आपस में मिलकर क्या करते हैं, फैक्टर्स किसके होते हैं, इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है, इको और सिस्टम। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और सिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन। ठीक है, जब इकोसिस्टम को हम डिफाइन करेंगे तो हम बताएंगे कि इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों में संबंध है। किसका किसका संबंध है आपस में, लिविंग कम्युनिटी का, जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, जो कि किसके ऊपर निर्भर करते हैं, रिलेशन किसके साथ बना रहे हैं, नॉन लिविंग कम्युनिटी के साथ, जो कि सॉइल है। अगर हमारे पास प्लांट है, सॉइल नहीं है, तो क्या ये प्लांट बन पाएगा? प्लांट है नहीं। तो क्या है, एक तरीके का इनके ऊपर वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। एक तरीके का जो पौधा है वो किसके ऊपर निर्भर है, टेम्परेचर के ऊपर, सनलाइट के ऊपर, पानी के ऊपर, सॉइल के ऊपर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो एक, हम कैसे देख सकते हैं, एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब कि काम हो रहा है, इसमें कुछ वर्क किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्व्स। किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और ये किसके साथ मिलकर काम करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट का साथ लेते हैं। बिना फिजिकल इन्वायरमेंट के ये नहीं रह पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट साइकिल्स और एनर्जी फ्लो होती है इनमें से। देखो, अब यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, ग्रास भी कहीं ना कहीं सनलाइट लेके आया है। ठीक है, ये इसको खाएगा कौन, काऊ खाएगी या फिर गोट खाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि इसने जो एनर्जी फूड अपना खाया, जो भोजन किया, और जो एनर्जी इसने रिलीज़ की, वो कितनी परसेंट होगी, 100% एनर्जी ये रिलीज़ करेगा। और ये जो 100% एनर्जी क्या करेगी, रिसीव करेगी। जब ये खा लेगी, मतलब इस ग्रास को खा लेगी, तो ये भी एनर्जी रिलीज़ करेगी, काऊ भी। तो काऊ की जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो कितनी परसेंट होगी, 10% होगी। ठीक है, फिर इस तरह से ये जो गोट है ये कौन खाएगा, फॉक्स खाएगा। ठीक है, तो फॉक्स जब खाएगा इसको, मान लो कि ये ग्रास काऊ ने खाया, ठीक है, काऊ ने खाया, गोट ने खाया, और ठीक है, गोट बना दी। फिर इसके बाद इसकी जो एनर्जी है, ये 100% एनर्जी रिलीज़ किया इसने, 10% एनर्जी रिलीज़ की इसने, इसने 1% एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र किया। और आगे जो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा फॉक्स, जो भी है ना, जो गोट को खाएगा, फॉक्स को किसने खाना है, लायन ने खा लिया मान लो, है ना। तो ये आगे एनर्जी कितनी रिलीज़ करेंगे, हमारी 0.1%। मतलब कि एक तरीके का क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो लॉस में जा रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी फ्लो कर रही है न्यूट्रिएंट साइकिल्स में। अपना अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ये लोग, ठीक है, इससे एनर्जी ले रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जिसमें हम कार्ब्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम जो है वो, अगर एक भी व्यक्ति उसमें से डिसअपियर हो गया या ख़त्म हो गया, मान लो कि गोट ही ख़त्म हो गई, तो ग्रास कौन खाएगा, ग्रास की जो प्रजाति है या ग्रास जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और गोट गोट हुई ही नहीं, उसकी प्रजाति हुई ही नहीं, तो क्या होगा, डिसबैलेंस क्रिएट होगा। ये किसको इम्पैक्ट करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो दो प्रकार से हमने डिफाइन किए हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक जो जिंदा नहीं होते, मतलब एक तरीके का जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे हम ए बायोटिक कंपोनेंट में देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिंदा होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स होते हैं। और नॉन लिविंग होते हैं जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट भी आ गया उसमें, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स आ गए। ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट्स होते हैं, जो मतलब कि हम देखते हैं आगे। तो इकोसिस्टम हम कोई भी साइज़ का देख सकते हैं, ठीक है, ओशियंस में देख सकते हैं,
स्पेसिफिक देख सकते हैं। अब ये जो है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, मीडो हो गया, ये एग्जांपल्स हैं टेरेस्ट्रियल के, मतलब कि जो लैंड में होते हैं। इकोसिस्टम हमारा एक्वेटिक में भी होता है, मतलब कि जो पानी होता है ना, पानी के अंदर भी इकोसिस्टम होता है, जिसमें पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, स्ट्रीम्स आती हैं। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स में हमने पढ़ने हैं, दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। तो ए बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिंदा होते हैं। और ये जो एबायोटिक होते हैं उसमें हमारे 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें हमने पढ़ना है, जिसमें हमारा होगा फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं बायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट, जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बिटवीन आपस में इनकी बातचीत होती है, एक तरीके का एक दूसरे में बातचीत करके ये क्या करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्शन होती है और बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी आपस में पूर्ति होती है। ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करें, इनका वेब नहीं बनेगा, इनका फूड चेन नहीं बनेगा, इनका जो सिस्टम है, इंटरेक्शन, एनर्जी फ्लो हो रही है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर रहे हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इनका आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब इनका कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो ये एक तरीके का क्या करता है, ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट। एबायोटिक जो होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक की बात करें तो जिसमें प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स हो गए, हमारे ह्यूमिक सब्सटेंस हो गए, और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे वाटर, ये हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स के अंदर आते हैं। एबायोटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, जिसमें सॉइल आती है, वाटर, एयर, सारी की सारी चीज़ें जो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स है, जिसमें हम सोलर रेडिएशंस की बात करते हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती है और टेम्परेचर हमें मिल रहा है। एबायोटिक कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जिसमें सारे फंक्शंस लेके होते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो से लंबे लंबे ट्रीज जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर एनिमल्स उसको खा रहे हैं, ठीक है। बाय वर्ड्स माइग्रेटेड सो ऑन, माइग्रेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो, अगर मतलब मान लो कि उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं हो, या फिर उसको कोई खा जाए, या फिर वो ख़त्म ही हो जाए स्पीशीज़, तो फिर इन्वेजन होता है ना स्पीशीज़ का, उसकी वजह से उनके जो जीन्स में परिवर्तन आ जाता है, उनका जो चेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एबायोटिक फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। एक्वेटिक सिस्टम होता है और टेरेस्ट्रियल होता है, जिसमें एक्वेटिक में क्या होता है कि जिसमें वाटर में पीएच कैसा है, सनलाइट कितनी मिल रही है, वाटर की डेप्थ कितनी है, सैलिनिटी कैसी है, मतलब कि खारा पानी जो होता है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व हुई है वो कैसी है, एनर्जी कहाँ से लेते हैं, हम सन से ले रहे हैं, ठीक है। एसेंशियल चीज़ है जो कि किसी भी लाइफ को मेंटेन रखती है। अब जो प्लांट है वो कितना निर्भर है, इंटेंसिटी कितनी आ रही है सन की, बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वेवलेंथ कितनी है, रेडिएशंस कैसी हैं, लाइट मैटर करती है किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए। तो यहाँ पे उनकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ है आपस में कैसे प्लांट यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी को, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो पाए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, एनिमल्स भी उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैन नॉट यूज़ सोलर एनर्जी, एनिमल्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें सिर्फ प्लांट ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर देखें तो कंज्यूमिंग प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लांट को एनर्जी के रूप में ले रहे हैं, एक एनर्जी है वो, ठीक है। एनर्जी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम, किसी भी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता ही है अपने इकोसिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। तो इकोसिस्टम से वो बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, उनका घर है एक तरीके का इकोसिस्टम, उनका हैबिटाट है। मटेरियल जो है इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड हो गया, ये सारे के सारे जो प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, ये सारे हम ऑर्गेनिक ग्रुप में रखते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिकन्वर्टेड, जो कि डिकम्पोजिशन
बनाता है, ये ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को। और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, सल्फर और हमारा नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, ये भी इनऑर्गेनिक है। फिर इसके बाद आता है वेदर, क्लाइमेट कितना ज़रूरी है। वेदर, अगर क्लाइमेट और वेदर ढंग का नहीं रहा तो इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद होने को कोई नहीं रोक सकता। फ्लक्चुएशंस, अगर टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो आप देखोगे वहाँ पे डिज़र्ट एरिया मिलेगा आपको, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा तो वहाँ पे ज़्यादा हम कुछ देखें नहीं, बैलेंस रहेगा तो वहाँ पे अलग वैरायटी होगी, वेजिटेशन होगी, ठीक है। टेम्परेचर मैटर करता है कहीं ना कहीं। और प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी होती है, कितने कितने बारिश होती है, ठीक है, इस तरह की हम देखते हैं। बारिश कितनी लिखी हुई है मेट्रोलॉजिकल, वहाँ से हमें पता चलता है। क्वालिटी ऑफ वाटर, सॉइल क्या है, वाटर की क्वालिटी, सैलिन वाटर होगा तो उससे जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वाटर कैसा है, फ्रेश वाटर है, सॉइल कैसी है, एयर कैसी है, जो डायरेक्टली क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है उसकी ग्रोथ पे, ग्रो होगा या नहीं होगा। हम देखते हैं ना कि जो हमारा जो ये टेम्परेट रीजन है, जो हमारा बीच का इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे हम सन की जो रेज़ है वो बराबर पड़ती हैं, बारिश भी यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि सन का इतना ज़्यादा रेडिएशन है, तो बारिश प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमें बारिश भी ज़्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी भी यहाँ ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ वाला एरिया जो है वो काफ़ी घना है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना वेदर क्लाइमेट कंडीशंस का। तो कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली ग्रोथ को बताता है कि कैसी ग्रोथ होती है, कैसी फ्लोरा फौना होंगे इस रीजन में। टाइमिंग ऑफ नेचुरल इवेंट्स, अगर नेचुरल इवेंट्स हो गए, माइग्रेशंस हो गए, ब्लूमिंग हो गई, जैसे कि कुछ वर्ड्स माइग्रेटरी वर्ड्स होते हैं वो चले गए, उनका जो चेन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिसमें रेडिएशंस होगी, रेज हो गई, ठीक है ना, टेम्परेचर हो गया, बारिश हो गई, सॉइल हो गई, मॉइस्चर हो गया, अबाउट डे लाइट कैसी है, वेदर के पैटर्न्स में चेंजेस तो नहीं है, एक्सट्रीम इवेंट्स तो नहीं हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, ये सारे डिस्टर्ब करती है एक तरीके नेचुरल पैटर्न्स को और अफेक्ट करती है हमारे सीजनल बिहेवियर, इंट्रैक्शन अमंग द स्पीशीज़ के अंदर जो इंट्रैक्शन है वो ख़त्म कर देती है एक तरीके का। अगर ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो गया तो कहीं ना कहीं ये चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। हम इंसान क्या है टॉलरेट नहीं कर सकते, पर जो तो हाई टेम्परेचर होगा तो क्या करेगा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट टिश्यूज़ में क्या होगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं हो रहा होगा तो वो मर जाएगा प्लांट, है ना। बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी रहती है तो हमारा जो खाना होता है वो कितना जल्दी भूसा हो जाता है, मतलब एक तरीके का वो भी प्रॉब्लम है एक तरीके की। तो टेम्परेचर किस लेवल का है, मॉडरेट है, हाई है, काफ़ी मैटर करता है हमारे, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे ग्रोथ पैटर्न, कैसा हमारा फूड होगा। जैसे कि गर्मियों में कौन सी सब्जियां उगेंगी, किस सीजनल सब्जियां जो होती हैं ये इस टेम्परेचर के हिसाब से होती हैं। यहाँ पे वाटर की इम्पोर्टेंस है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में वाटर रिलेवेंट रखता है, ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ की, प्लांट की जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए उसमें ये भागीदार है। ब्रीडिंग कितनी होगी, कितने एम्फीबियंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंसेक्ट में वाटर बॉन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वाटर ऑल्सो हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल्स को इधर से उधर ले जाने में, न्यूट्रिएंट जो मिलते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेल्स के, ऑर्गेनिजम्स को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो कुछ स्पीशीज़ सर्वाइव कर जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, तो प्लांट टिश्यूज़ जो हैं डिप्लीट हो जाते हैं, उसका मॉइस्चर जो है वो डिप्लीट हो जाता है। वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब कि हर किसी ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की आवश्यकता होती है टू ग्रो बेटर, ठीक है, कि हर एक इंसेक्ट्स को या फिर जो वाटर है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो वाटर है वो का तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इफेक्ट किस पे होगा, स्पीशीज़ के ऊपर।
अब बायोटिक कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। अब बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं, आपस में ही बातचीत करते हैं। इनको इनको चीज़ें चाहिए होती हैं पर आपस में भी ये बातचीत कर रहे होते हैं। इनका एक तरीके का वेब होता है, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। तो इनके इंटरेक्शन से क्या होता है कि इकोसिस्टम डेवलप होता है। अगर हम बायोटिक की बात करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लाइफ, ठीक है। जिसमें होते हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह की स्पीशीज़ कुछ एरियाज़ में ही पाई जाती हैं, पॉपुलेशन कैसी है, इस स्पीशीज़ की एक्सटेंशन कैसी है, इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। बायोटिक फैक्टर जो है वो लार्जली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ए बायोटिक पे। बिना ए बायोटिक के इनका कोई काम धंधा नहीं है। मतलब कि अगर बायोटिक हैं तो आज ए बायोटिक की वजह से हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं निर्भर किस पे हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट पे, अपने ए बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। डेवलपमेंट तभी होगी इनकी, तभी सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो बायोलॉजिकल बाय प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है, अफेक्टिव होते हैं कंपोजिशन इकोसिस्टम पे। तो बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। इनकी इंट्रैक्शन होती है आपस में, बायोटिक फैक्टर्स आर नेसेसरी टू सर्वाइवल। इनकी अगर आपस में इंट्रैक्शन नहीं होगी तो इनकी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इनकी इंट्रैक्शन से क्या होता है, लार्जली एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इनको डिवाइड किया गया है। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि अपना काम खुद करते हैं, मतलब ये दूसरों पे निर्भर नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ फीडर्स, खुद बनाते हैं खाना और खुद खाते हैं, सेल्फ फीड करते हैं। ये किसी पे निर्भर नहीं होते, अपना खाना स्वयं बनाते हैं अपने हाथों से, ठीक है। कैपेबल होते हैं, है ना, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। जो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होती है जो कि रंग बताती है, रंग कितना ग्रीन है। तो सर्टन बैक्टीरिया एल्गी क्या करती हैं, विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं इनको, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल क्या क्या, CO2 लेती हैं बाहर से, H2O लेती हैं, सनलाइट लेती हैं, सन की रेज लेती हैं, और ये तीनों चारों मिलकर क्या बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बनाती हैं। इंटरेक्टली ये नॉन प्रोड्यूसर होती हैं, मतलब कि ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। कंज्यूमर भी कह देते हैं इसको। हेट्रोट्रॉफ मतलब जो दूसरों पे निर्भर होते हैं अपना फूड के लिए, अपने आपके जीवित रहने के लिए ये दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर से भोजन ग्रहण करते हैं। हेट्रोट्रॉफ और कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूम करते हैं, अपना भोजन अपने इकोसिस्टम से लेते हैं, ठीक है। जो अदर्स हैं उनसे लेते हैं। कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर वो हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से लेते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम से, जिसमें ये क्या करते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि कऊ हो गया, डियर हो गया, ठीक है। कैटल्स, जो ग्रेजिंग कैटल्स होती हैं वो प्लांट्स खाती हैं, उसके लीव्स खाती हैं, ठीक है। प्लांट्स ईटर्स होती हैं, ठीक है, ग्रास वगैरह खाती हैं। और जो कार्निवोरस होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, या फिर सेकंड वाले होते हैं जो सेकंड लेवल पे आते हैं। तो ये जो हैं ये सिर्फ क्या खाते हैं, मीट, मांस, मच्छी, मतलब एक तरीके का किसी एनिमल को ही खा जाते हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, स्नेक हो। डॉग क्या खाता है, हड्डी खाता है ना। डेंजर्स होते हैं वो वल्चर हो गए, डेड। कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स विच कम्प्लीटली डिपेंड ऑन डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है, जैसे वल्चर हो गया, क्रो हो गया, फॉक्स हो गया, ठीक है, ये सब खाते हैं। ऑमनीवोरस क्या होते हैं, जो दोनों खा लेते हैं, जहाँ तो प्लांट भी खा लेते हैं, एनिमल भी खा लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते किसी को भी। तो कार्निवोरस वो थे जो मीट खाते हैं, जो कि मतलब कि नॉनवेज खाते हैं। और हमारे जो पहले हार्बीवोरस थे जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस हैं जो कि
एनिमल्स को खा जाते हैं, फूड एज ए फूड। ऑम्निवोरस होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही खा जाते हैं, ठीक है। जैसे बियर हो गया। कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, ये लास्ट होते हैं। ये जो होते हैं ना डिकम्पोजर, जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं, ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक तरीके का क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक चीज़ों को खा जाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स डेड प्रोडक्ट्स को खा जाते हैं, जो भी कचरा वगैरह होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को खा जाते हैं, ठीक है, और रिसाइकल करते हैं। दे आर रिसाइकल, फंगाई हो गई, अर्थवॉर्म हो गए, सॉइल ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को खा जाते हैं। तो ये था हमारा